तो ये है नथिंग फोन 4 है एंड ये फोन मेरे को आज से 10 दिन पहले 16 मार्च को डिलीवर हुआ था, बट आज 26 मार्च हो चुकी है एंड इस फोन को यूज करते करते मेरे को ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं। एंड नथिंग फोन 4 की पिछली वीडियो में मैंने कुछ चीजें बताई थी जो कि मेरे को एक दिन में जितनी भी समझ में आई थी, लेकिन अभी 10 दिन बाद मेरे को चीजें और ज्यादा डिटेल में पता चल चुकी हैं एंड कुछ चीजें मुझे इस फोन के बारे में ऐसी भी पता चली जो कि इस फोन में तो क्या किसी दूसरे फोन में भी मिलना मुश्किल है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो आइए इन सारी चीजों की बात करेंगे। एंड इस 10 दिनों में मैंने एक चीज और चेक करी कि क्या ये फोन इस लिस्ट में से किसी एक तरीके के यूजर को टारगेट करता है या फिर हम सब लोग इस नथिंग फोन 4 को यूज कर सकते हैं। चलिए सारी चीजों की बात करेंगे एंड सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन की। इसके बिल्ड एंड डिजाइन पे मैं ऑलरेडी वैसे तो लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी उसके ऊपर मेरे पास और भी डाटा आ चुका है। अब ये फोन मैंने और भी ज्यादा लोगों को दिखाया एंड अब तो बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ कर चुके हैं। लाइक व्हाइट कलर में तो लोग डेफिनेटली तारीफ करते हैं। मेरे पास एक नथिंग फोन 3 भी है जो कि मेरे पास ब्लैक कलर में है। लोग उसको बोलते हैं कि अब ये इतना अच्छा नहीं लगता जितना ये व्हाइट कलर में फोन लगता है। तो हाँ, डेफिनेटली व्हाइट कलर के अपने अपने फायदे हैं एंड अगर आप किसी और कलर पे भी जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर भी जा सकते हो। अब ग्लिम्प वार की बात करूं तो लास्ट वीडियो में मैंने जब बोला था कि ग्लिम्प वार मोस्टली गेमिंग की चीज है, बट एक चीज ये भी है कि ये ग्लिम्प वार डेफिनेटली लोगों को अट्रैक्ट करता है। एंड मैं भी पर्सनली सच बताऊं तो मैं भी इसी ग्लिम्प वार की वजह से इस नथिंग फोन 4 को खरीदा था। बट इसके एक्चुअल यूजर्स की बात करूं जो कि पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मान लो आप किसी डार्क रूम में गए जिसमें आपके फैमिली मेंबर सो रहे हैं एंड आप अगर डायरेक्ट फ्लैश जलाओगे तो उसकी लाइट को डिफ्यूज करने के लिए आप जनरली उंगली तो लगाते ही हो, बट इसमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्लिम्प वार एज अ डिफ्यूज्ड एलईडी टॉर्च काम करता है। मान लो मेन टॉर्च की जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ी सी लाइट की जरूरत है, तो वहां पे आप इस ग्लिम्प वार को यूज कर सकते हो एंड इतना ब्राइट ये कर देता है कि आप इजीली अपना रास्ता को देख सको। एंड हाँ, ग्लिम्प वार के अगर कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स की बात करूं तो जब भी मैं इस फोन को ऐसे डायरेक्ट टेबल पर रखता हूँ तो फिर वहां पे एक ये एलईडी एनिमेशन शो करती है, जो कि जब आप फोन डेली यूज करोगे तो शायद आप उतना ऑब्जर्व ना करो, लेकिन दूसरे लोग जब इस फोन को देखते हैं एंड वो चीज को नोटिस करते हैं तो डेफिनेटली तारीफ तो मिलती है। फोन की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे अगेन प्लास्टिक ही देखने को मिलता है, बट ये जो बटन्स हैं वो हमें मेटल के देखने को मिलते हैं एंड ये चीज अब कंफर्म हो चुकी है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि शायद ये मेटल के नहीं है एंड शायद इनके ऊपर पॉलिश है, बट ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर मेटल के बटन्स है एंड ऐसा आप गुप्ता जी की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वाली ये वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो। अगर फोन के वेट बैलेंस की बात करूं तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बीच में उंगली रखी है एंड ये फोन इजीली अपने आप को बैलेंस कर दे रहा है। फोन अच्छा खासा बड़ा है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन आप फोन का जो वेट मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से कर रखा है। एंड जब मैं ऐसे फोन को ऐसा लेट के चला रहा होता हूँ तो जनरली मेरी रिस्ट में ओप्पो फाइंड एक्स8 जब मैं यूज करता हूँ इसकी जगह पे तो वहां मेरे दर्द हो जाता है, लेकिन जब मैं ऐसे चलाता हूँ तो ये डेफिनेटली मेरे हाथ में थोड़ा हल्का फील होता है एंड ये चीज मैंने बहुत बार नोटिस करी है। तो हाँ, वैसे तो ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जब आप फोन को चलाओगे डेफिनेटली ये चीज नोटिस होती है। अब वैसे तो फोन के डिस्प्ले की बात मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुका था, बट अब इसके बारे में मेरे को और ज्यादा चीजें डिटेल में पता है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं नथिंग की टीम को अप्रिशिएट करूंगा फोन की ब्राइटनेस और फोन के कलर ट्यूनिंग के लिए। अब मैं एक फ्लैगशिप फोन ओप्पो फाइंड एक्स8 पहले यूज कर रहा था एंड मुझे इसकी डिस्प्ले ट्यूनिंग में एंड ओप्पो फाइंड एक्स8 की ट्यूनिंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा। एंड आप तो सिंगल ही फोन यूज करोगे तो डेफिनेटली ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी, लाइक डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। साथ में बात करूं HDR प्लेबैक की तो उसका सपोर्ट हमें यूट्यूब के अंदर देखने को मिल जाता है, बट अभी इस फोन के अंदर 2 अपडेट्स आ चुके हैं, फिर भी नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई भी सपोर्ट HDR का अभी तक आया नहीं है एंड मुझे लगता है कि शायद आने भी नहीं वाला। बट अगर साथ में बात करूं HDR प्लेबैक की तो ये फोन नेटिवली HDR वीडियोस को रिकॉर्ड करता है एंड साथ में उनको प्ले करने के कैपेबल भी है। एंड जब आप HDR वीडियोस को रिकॉर्ड करके प्ले करते हो अपने गैलरी ऐप से तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंटली ब्राइटनेस बूस्ट देखने को मिलता है जो कि आप खुद नोटिस कर पाओगे। एंड मैंने कुछ लोगों को इसके बड़े बड़े बेल्स के लिए कंप्लीट करते भी सुना है कि लाइक इसके बेल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं साथ में ओप्पो फाइंड एक्स8 जैसे मैंने बताया उसको यूज कर रहा हूं, उसके बेल्स डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जब 2-4 दिन मैंने फोन यूज करा तो फिर उसके बाद मेरे को ये कंप्लीटली नोटिस होना बंद हो गए। शुरू में भी मुझे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अभी बिल्कुल भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता इसके बेल्स से। एंड बेल्स इसके यूनिफॉर्म देखने को मिलते हैं, लाइक चारों तरफ से ऑलमोस्ट सेम विड्थ है बेल्स की, तो ये चीज और ज्यादा अच्छी लगती है एंड डिस्प्ले को और ज्यादा प्रीमियम बनाती है। एंड इस फोन के अंदर डिस्प्ले की मेरे को एक चीज और अच्छी लगी जो कि इसके सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट करी गई है एंड इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छे से करा गया है। ये समझने के लिए पहले अपन को एक सिनेरियो समझना पड़ेगा एंड फिर ये चीज आपको डिटेल में समझ में आएगी। जैसे कि लास्ट 1-2 साल में हमें 10,000 के ऊपर हर एक फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड उसके साथ हमें कभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है, कभी नहीं देखने को मिलती, कभी हमें वन टैप डिस्प्ले देखने को मिलती है।
लाइक जैसे कि एग्जांपल के लिए कुछ रियलमी और ओप्पो के फोन ऐसे थे जिनमें आप जब स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे तभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शो करेगी एंड 10 सेकंड के बाद स्क्रीन कंप्लीटली बंद हो जाती है। ये चीज का इम्प्लीमेंटेशन इस फोन में थोड़ा अलग है। लाइक आप वन टैप डिस्प्ले चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इसमें वन टैप डिस्प्ले का अलग से ऑप्शन है। एंड अगर आप प्रॉपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहते हो, लाइक हर टाइम आपकी डिस्प्ले जलती रहे, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड ये फीचर मुझे यूनिक लगा, मोस्टली किसी और यूआई में मेरे को अभी तक देखने को नहीं लगा। फोन की डिस्प्ले के साथ फोन के स्पीकर्स भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस फोन के अंदर हमें डुअल स्टोरेज स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, बट ये नॉर्मल डुअल स्टोरेज स्पीकर्स नहीं है लाइक जैसे हमें बाकी कंपनीज के साथ देखने को मिलते हैं। मेरे पास घर में अलग अलग कंपनीज के फोन हैं जैसे कि रियलमी, शाओमी, रेडमी, ओप्पो, तो इन सारे फोन से मैंने इसके स्पीकर्स कंपेयर करे हैं एंड सब में इसके स्पीकर बहुत ज्यादा लाउड है, रिचनेस भी अच्छी फील होती है एंड ऑलमोस्ट प्रीमियम क्वालिटी के स्पीकर समझ लीजिए। एप्पल जितने बेस्ट साउंड नहीं करते ऑब्वियसली, उतने ज्यादा रिच भी साउंड नहीं करते, बट स्पीकर्स लाउड है। एंड मोटोरोला में भले ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि इसके साथ नहीं देखने को मिलता, बट फिर भी स्पीकर्स में इसी को ही जिताना चाहूंगा, क्योंकि साइड बाय साइड जब मैंने सारे फोन के स्पीकर कंपेयर करे तो सिर्फ एक ही फोन ऐसा था जो कि इसके स्पीकर को टक्कर दे सकता था एंड वो था नथिंग फोन 3 है, जो कि हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था नथिंग की तरफ से ही। इस फोन में पिछले 10 दिनों के अंदर 2 अपडेट्स आ चुके हैं, जो कि ये चीज दर्शाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है एंड जल्दी जल्दी अपडेट पुश करके अपनी गलतियों को फिक्स करना चाहती है। एंड दोनों ही अपडेट क्लेम करते हैं कि कैमरा और ओएस की स्टेबिलिटी को बेटर किया जाएगा, जो कि मेरे को पर्सनली लगा भी कि बेटर हुआ है, बट इनिशियली भी मेरे को फोन में कोई दिक्कत नहीं थी एंड कैमरा मेरे को तभी भी फोन का अच्छा लग रहा था। बट अगर बात करी जाए प्रॉपर यूआई के रिव्यू की, तो मेरे को अभी तक इस फोन में कोई भी जिटर्स नहीं देखने को मिले, जिससे पता चलता है कि इसका यूआई डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्मूथ है एंड स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के हिसाब से बहुत ज्यादा ही ऑप्टिमाइज्ड है। बहुत सारे फोन्स में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब आप ऐसे साइड में जाते हो ना, जहाँ पे गूगल वाली चीजें आना शुरू होती है, तो यहाँ पे हमें फोन्स में जिटर देखने को मिलता है, जो कि नथिंग फोन 4 के अंदर मेरे को नहीं देखने को मिला। एंड इसी से पता चलता है कि इसका यूआई कितना ज्यादा पॉलिश्ड है अपने आप में। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 16 के साथ आता है एंड नथिंग ओएस 4.1 के साथ आता है। एंड साथ में अगर सिक्योरिटी पैच की बात करूं तो जस्ट मार्च का सिक्योरिटी पैच इसके अंदर आ चुका है। फोन के अंदर अगर एआई फीचर्स की बात करी जाए तो ऐसे बहुत ज्यादा नेटिव एआई फीचर्स नहीं देखने को मिलते। जितने भी एआई फीचर्स हैं वो मोस्टली जेमिनी के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर गूगल फोटोज के अंदर जो एआई रिजर्व आते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट इसके साथ नथिंग एक अलग से एआई फीचर्स जो इम्प्लीमेंट करा है वो है ये साइड वाला बटन, लाइक असेंशियल की जिसको बोला जाता है। ये मेरे उतना ज्यादा काम पर्सनली नहीं आया, इन 10 दिनों में मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करा एंड मेरे नथिंग फोन पूरे के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है, वहां भी मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करा। तो अगर आप इस फीचर को यूज करते हो तो टेल मी इन द कमेंट्स दैट हाउ दिस फीचर इज यूजफुल फॉर यू। अब बैटरी ऑन पेपर नथिंग फोन 4 की अराउंड 5400 mAh की देखने को मिलती है, जो कि ऑन पेपर दूसरे चाइनीज फोन से छोटी भी लगती है, बट जब रियल लाइफ यूज की बात करी जाए तो यहाँ पे ये 5400 mAh की बैटरी जो कि नथिंग ने अपने 4 के अंदर दिया कंप्लीटली गेम को चेंज कर देती है। मैंने इस फोन को पिछले 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 7 से 8 बार ही चार्ज करा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 दिन तो ये फोन अराउंड बैटरी पे चल गया और मेरे को डे एंड पे बैटरी चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये फोन इजीली एक दिन काट सकता है आपका। एंड अगर आप थोड़ा नॉर्मल यूज करते हो, लाइक पूरे दिन ऑफिस में रहते हो, उसके बाद रात में आके फोन चलाना पसंद करते हो, तो ये फोन डेफिनेटली आपका पूरा दिन काट देगा एंड उसके बाद भी ऑलमोस्ट 40% बैटरी बची मिलेगी, जिसको आप नेक्स्ट डे अगेन चार्ज कर सकते हो। एंड चार्जिंग भी फोन की अच्छी देखने को मिलती है। इनबॉक्स चार्जर देखने को नहीं मिलता, इतना ज्यादा प्राइस बढ़ा तो मेरे को लगता है कि इनबॉक्स चार्जर अभी भी दिया जा सकता था, बट नथिंग ने नहीं दिया, तो ये चीज मेरे को वहां थोड़ी खराब लगी। बट 50 वॉट की चार्जिंग फोन नेटिवली सपोर्ट करता है। एंड अगर आपके पास CMF का 65 वॉट का गेन चार्जर है या फिर आपके घर पे मोटोरोला का PD चार्जर है अराउंड 65 वॉट का, 66 वॉट का जो चार्जर आता है मोटो का, उससे मैंने चार्ज करके देखा, ये 50 वॉट पे तो चार्ज नहीं हुआ, अराउंड 40 वॉट के आसपास ये चार्ज हुआ। तो ये फोन अराउंड 1 घंटे के अंदर 0 to completely 100 हो जाता है। एंड चार्जिंग से रिलेटेड मेरे को पर्सनली इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं है एंड बैटरी से रिलेटेड भी मेरे को इससे कोई भी शिकायत नहीं है। बस हाँ यही है कि अगर चार्जर दिया होता तो शायद और बेटर होता एंड लोगों को पहले दिन ही चार्जर लेने भगना ना पड़ता। परफॉर्मेंस वाले पार्ट में मैंने फोन में बहुत ज्यादा गेमिंग तो नहीं करी एंड बहुत ज्यादा फोन को मैंने लोड में भी नहीं डाला। जहाँ एंड्रॉइड बेंचमार्क की बात करी जाए तो वो मैंने सब लास्ट वीडियो में कवर कर दिए थे, बट नॉर्मल यूजर के हिसाब से ये फोन में कोई भी दिक्कत नहीं है। लाइक फोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता। अभी जैसे मैं आउटडोर में हूँ एंड अच्छा खासा मैंने कैमरा यूज कर रखा है इसका पिछले 10 दिनों में। एंड जब आप कैमरा यूज करते हो तो अच्छे खासे फोन के प्रोसेसर की भी औकात पता चल जाती है, क्योंकि फोन फिर ब्राइटनेस गिराना शुरू कर देता है, फोन हीट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें फोन का आइडिया लग जाता है कि फोन का प्रोसेसर कितने पानी में है।
वहीं अगर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 की बात करी जाए, जो कि इस नथिंग फोन 4 में देखने को मिलता है, वो हमें फोन का यूआई तो ऑप्टिमाइज रखने में काम करता ही है, बट आई हैव टू एडमिट कि कैमरा यूआई हमें वहां पे स्मूथ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। जिटर्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, कैमरा लेंस जब स्विच करते हो तो वहां पे भी हमें बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि नथिंग सॉफ्टवेयर अपडेट से इस पे काम कर सकता है, बट अभी ये चीज बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। एंड अगर साथ में प्रॉपर गेमर्स के लिए बात करूं तो वैसे तो ये फोन गेमर्स को टारगेट करके नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी ये BGMI में प्रॉपर 120 FPS का सपोर्ट ऑफर करता है। एंड अगर आप एक गेमर हो, 2 से 3 घंटे दिन में गेम खेलते हो, तो आप नथिंग फोन 4A के ऊपर खेल सकते हो। बट अगर उससे भी ज्यादा खेलते हो, लाइक पूरा दिन आपका गेम में ही जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको इस फोन को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि फिर शायद ये आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर ना रहे। बट हाँ, एवरी यूजर के लिए डेफिनेटली ये फोन रिकमेंडेड है। वैसे तो नथिंग फोन 4A का कैमरा ऑन पेपर बहुत ज्यादा अच्छा देखने को लगता है, एंड बहुत सारे लोग आपने तारीफ करते भी सुने होंगे कि ये फोन का कैमरा शायद आपको 30,000 के नीचे बेस्ट देखने को मिलेगा। बट इस चीज पे मेरा बहुत ज्यादा अलग टेक है, एंड मुझे सच बताऊं कैमरे में बहुत ज्यादा कमियां देखने को लगी हैं। जैसे कि ये फोन ऑलमोस्ट गैलेक्सी S24 ऐसी के प्राइस पे अभी देखने को मिलता है। एंड अगर कॉस्ट कटिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग भी बहुत ज्यादा ही की गई है। जैसे कि 4K 30 FPS पे अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया तो आप बैक कैमरा पे तो कर सकते हो, लेकिन फ्रंट में नहीं कर सकते। वहां पे सिर्फ 1080p 60 FPS का ऑप्शन है, एंड ये डेफिनेटली एक अच्छा खासा कॉस्ट कटिंग फील होता है। बट अगर साथ में बात करी जाए एक और कॉस्ट कटिंग की, तो जब आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हो तो आप टेलीफोटो लेंस में स्विच नहीं कर सकते जब आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए। अगर आपको टेलीफोटो से वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आपको डायरेक्ट पहले टेलीफोटो में शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड देन आपको रिकॉर्ड बटन दबाना पड़ेगा। नहीं तो जो व्यू है वो टेलीफोटो में शिफ्ट बिल्कुल नहीं होगा, एंड मेन कैमरा से ही डिजिटली 3.5x जूम करके आपको वीडियो दिखाता रहेगा, जो कि शायद आपको पता भी ना चले। एंड बाद में जब पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा फिर आपको लगेगा कि ये क्या ही हो गया। तो हाँ, इन्हीं सारी कॉस्ट कटिंग्स की वजह से एक चीज तो मैं क्लियर कह सकता हूँ कि ये फोन क्रिएटर्स को दिमाग में रख के बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो या फिर रील्स बनाते हो तो फिर शायद आपको ये फोन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वीडियोस में ये फोन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। वहां पे शायद फिर आपको एक गैलेक्सी S24 FE लेना बेटर सेंस बनेगा। बट अगर बात करी जाए फोटोज की, तो फोटोज में कहीं तक ये फोन का हिसाब किताब अच्छा खासा देखने को लगता है। अल्ट्रा वाइड अगर आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करते तो वहां पे भी फोन आपके काम आएगा, क्योंकि इस फोन का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। एंड जब आप अल्ट्रा वाइड से मेन कैमरा में शिफ्ट होते हो तो इजीली बहुत अच्छे से एक नोटिसेबल कलर डिफरेंस आता है, जिसको कोई अनट्रेंड आई भी इजीली नोटिस कर सकती है। एंड फिर जब ये चीजें नोटिस होती हैं तो फिर लगता है कि लाइक 30,000 के फोन में ऐसी चीजें देखने को लगे तो उतना ज्यादा कैमरा के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता। बट टेलीफोटो और मेन कैमरा में बहुत ज्यादा कलर का डिफरेंस नहीं है, एंड वहां पे आप इजीली फोटोज अच्छे ले सकते हो। दिन में अगर कुछ फोटोज की बात करूं तो कुछ ऐसे फोटोज आते हैं, लाइक 1x कैमरा से भी अच्छे फोटो देखने को मिलते हैं हमें, टेलीफोटो से और बेटर पोर्ट्रेट्स आते हैं। एंड जिसके लिए ये फोन बनाया गया लाइक 3.5x पे आप प्रॉपर पोर्ट्रेट ले सकते हो, तो वो चीज ये फोन प्रूव करता है, एंड पोर्ट्रेट्स भी अच्छे आते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो, डेफिनेटली कुछ एडिटिंग की नीड पड़ेगी, क्योंकि एप्पल और सैमसंग के जैसे कलर्स आते हैं लाइक फेडेड से फ्लैट से कलर्स, वही हमें नथिंग फोन 4A के साथ देखने को मिलते हैं। अगर वो आपको पसंद है तो डेफिनेटली ये फोन आपको पसंद आएगा। बट लो लाइट टेस्टिंग की बात करी जाए तो वहां पे हमें फोटोज कुछ ज्यादा अच्छे नहीं देखने को लगते। अगर मान लो कि आप स्ट्रीट लाइट में शूट कर रहे हो, अपने इंडोर घर में शूट कर रहे हो, इंडोर घर में तो फिर भी अगर आपके घर पे लाइट अच्छी है तो आप अच्छे से शूट कर सकते हो, बट स्ट्रीट लाइट में डेफिनेटली इसका कैमरा अनयूजेबल है, एंड नॉइज के साथ स्किन को भी बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है, जो कि फिर ऑलमोस्ट अनयूजेबल सा ही लगता है। फोटोज में भी मुझे सेम चीज देखने को लगी। लो लाइट में जब आप फोटोज लोगे तो वो व्यू फाइंडर में तो ठीक आती है, बट जब फोटो प्रोसेस होती है तो वहां पे थोड़ा बहुत हिल जाती है। एंड ये एक बार नहीं, मेरे साथ कम से कम 8-10 बार हुआ है अलग अलग फोटोज में। तो ये चीज डेफिनेटली आपको दिमाग में नोटिस करके ये फोन की तरफ जाना चाहिए अगर आप कैमरा का सोच के आ रहे हो। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो दिन में आप वीडियो रिकॉर्ड अच्छे से कर सकते हो, फोन बहुत ज्यादा हीट नहीं होता। अभी ये वीडियो शूट हो रही नथिंग फोन 4A के फ्रंट कैमरा से, जो कि 32 मेगापिक्सल का है। एंड एक चीज़ मेरे को बेकार ये लगी कि ये कैमरा सिर्फ 1080p 60 FPS तक ही रिकॉर्ड कर सकता है, इवन दो इसका प्रोसेसर 4K 30 सपोर्ट करता है, एंड इसका जो बैक कैमरा है वो भी 4K 30 FPS सपोर्ट करता है। बट फ्रंट में पता नहीं क्या दिक्कत थी, एंड मेरे को लगता है कि ये जानबूझ के कॉस्ट कटिंग करी गई है। एंड सच बताऊँ वैसे तो लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं जो इस फ़ोन को लेंगे, क्योंकि एक एवरेज यूजर इस फ़ोन की टारगेट है। बट फिर भी दे दे तो क्या ही जाता। 4K 30 बैक से रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट से नहीं कर सकते अगेन। एंड अगर बैक से शूट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली फिर आप नथिंग फोन 4A को ले सकते हो। बट अगर कंक्लूजन में बात करूँ कि अब ये फ़ोन किन के लिए एक्चुअली में बनाया गया है,
तो जैसा कि मैंने पूरी वीडियो में बोला कि एवरी व्यूअर को तो डेफिनेटली ये टारगेट कर रखा है, क्रिएटर्स को टारगेट नहीं करता क्योंकि फिर वीडियोस में कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा है। कैजुअल कभी कभी फोटोज लेते हो तो डेफिनेटली ये उसके लिए है, अच्छे फोटोज लेता है एंड वीडियोस में भी आपका काम निकाल सकता है। बट अगर साथ में बात करी जाए गेमर्स की, क्या ये फोन गेमर्स को टारगेटेड है, तो 120 FPS का BGMI पे सपोर्ट अनलॉक है, हीट नहीं होता, अच्छा हीट मैनेजमेंट कर रखा है। तो ये सब चीज़ें एक लंबे गेम प्ले के लिए अच्छी हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम गेमर हो तो फिर नथिंग फोन 4A को अवॉइड करना शायद एक बेटर सेंस रहेगा। बैटरी फोन की बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, अगर कोई पावर यूज़र है, बैटरी बहुत ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेट नथिंग फोन 4A आपके काम आ सकता है एंड चार्ज भी अच्छे से होता है। तो यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस इस नथिंग फोन 4A का। एंड अगर आप चाहते हो कि इसका एक प्रॉपर कैमरा टेस्ट में लेके आऊँ तो आप मेरे कमेंट्स में बताओ। बाकी नथिंग फोन 4A का एक S24 FE के साथ प्रॉपर कंपेरिजन मैंने शूट कर रखा है एंड उसको भी मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इस नथिंग फोन 4A को खरीदने के लिए मेरे को कितनी दिक्कतों का सामना करने पड़ा तो इस वीडियो में आप क्लिक करो एंड मैं भी आपको वही मिलता हूँ। तब तक के लिए हियर मी गो साइनिंग आउट।